नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल इंफॉर्मेशन में। दोस्तों, लीगल इंफॉर्मेशन की इस भाग में आज हम बात करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में, जिसमें 498A एंटीसिपेटरी यानी कि अग्रिम जमानत से संबंधित माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए, कुछ गाइडलाइन दी गई। दोस्तों, 498A के मामले में यदि पति या ससुराल वालों को यह लगता है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो सबसे पहले जो कानूनी कदम उनकी तरफ से उठाया जाता है वो होता है अग्रिम जमानत लेने का। अग्रिम जमानत ज़्यादातर तो मिल जाती है, पर कई बार अग्रिम जमानत लेना मुश्किल हो जाता है, खास तौर पर वहाँ पर जहाँ पर पत्नी के द्वारा अग्रिम जमानत का पूरी ताकत से विरोध किया जाता है। उसके द्वारा अग्रिम बिल की सुनवाई के दौरान ये आरोप लगाया जाता है कि उसका स्त्री धन अभी भी पति या ससुराल वालों के कब्जे में है, जिसे रिकवर करना बहुत ज़रूरी है। जब पति की पुलिस से अच्छी जान पहचान हो और इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर सकता है, इस तरह के आरोप अग्रिम जमानत की बहस के दौरान लगा दिया जाता है, तो ऐसे में अग्रिम जमानत के खारिज हो जाने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। कई बार तो अग्रिम जमानत को खारिज करते हुए कोर्ट कोई ऐसा दिशा निर्देश दे देता है जो कि पति और ससुराल वालों के लिए मुश्किलें पैदा कर देती है। जैसा कि पति और घर वालों के पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं, पुलिस वालों को यह डायरेक्शन दे दिए जाते हैं कि उनका केस किसी सीनियर पुलिस अफसर द्वारा जांच किया जाए। इस तरह के डायरेक्शन केस के बैलेंस को खराब कर देती है, क्योंकि यह पहले से ही मान लिया जाता है कि पति व ससुराल वाले ही दोषी हैं, क्योंकि उनके पास स्त्री धन और दहेज का सामान अभी भी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अग्रिम जमानत के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, बने रहिए अंत तक ताकि सारी जानकारी ठीक से समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की शादी सन 2002 में होती है। ससुराल में पति पत्नी के अलावा पति की माँ यानी सास भी रहती है। शादी के बाद पति विदेश चला जाता है और तकरीबन 1 साल के बाद वापस आता है। सन 2007 में पत्नी के द्वारा 498A की कंप्लेन फाइल की जाती है। अपनी कंप्लेन में पत्नी यह आरोप लगाती है कि ससुराल में उसे प्रताड़ित किया जाता था, दहेज के लिए तंग किया जाता था। 498A की FIR दर्ज होने के बाद सास के द्वारा अग्रिम जमानत की एप्लीकेशन फाइल की जाती है, लेकिन अग्रिम जमानत का पत्नी के द्वारा बड़े जोरदार ढंग से विरोध किया जाता है। अग्रिम जमानत की बहस के दौरान पत्नी यह आरोप लगाती है कि सास एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, उसके लोकल पुलिस से बहुत संबंध है, इसलिए इसमें इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं की जा रही है। पत्नी का यह भी आरोप था कि उसका स्त्री धन और दहेज का सामान अभी भी सास के पास है, इसकी रिकवरी अभी भी पेंडिंग है, इसलिए इस अग्रिम बिल को खारिज किया जाए। दोस्तों, हाई कोर्ट के द्वारा सास की अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया जाता है।
अग्रिम बेल खारिज करते हुए हाई कोर्ट कुछ और भी दिशा निर्देश जारी करती है। जैसा कि मौजूदा केस में किसी दूसरे सीनियर पुलिस अफसर को इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा दिया जाए, जो कि आरोपी से यानी कि सास से कड़ाई से पेश आ सके और दहेज का सामान को रिकवर कर सके। हाई कोर्ट ने यही कहा कि सास बिना आदेश के विदेश नहीं जा सकती, इसलिए उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया जाए। दोस्तों, सास के द्वारा हाई कोर्ट के इस आदेश को माननीय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के सामने सास ने बताया कि वह पुलिस में एक कांस्टेबल थी और तकरीबन 10 साल पहले रिटायर्ड हो चुकी है, और हाई कोर्ट का यह आदेश कि डाउरी आर्टिकल को रिकवर किया जाए, यह भी बिल्कुल गलत ऑर्डर था। क्योंकि इससे यह संदेश निकलता है कि सास के पास अभी भी डाउरी आर्टिकल हैं। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट सास की बातों से बिल्कुल सहमत था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि हाई कोर्ट के द्वारा दी गई डायरेक्शन का कोई बेस नहीं था, और हाई कोर्ट का यह कहना कि सास इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर सकती है, इसका भी कोई बेस नहीं था, क्योंकि सास एक कांस्टेबल थी और 10 साल पहले वो रिटायर्ड हो चुकी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस में 498A में अग्रिम जमानत के मुताबिक 3 बहुत ही महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की गई। दोस्तों, सबसे पहले गाइडलाइन थी कि अग्रिम जमानत के दौरान कोर्ट ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं दे सकती कि आरोपी से डाउरी आर्टिकल रिकवर किया जाए, क्योंकि यदि ऐसी डायरेक्शन दी जाती है कि कोर्ट यह मान के चलती है कि आरोपी के पास डाउरी आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट की दूसरी डायरेक्शन थी कि अग्रिम बेल के दौरान कोर्ट यह भी डायरेक्शन पास नहीं कर सकती कि आरोपी का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए। और तीसरी डायरेक्शन थी कि कोर्ट ऐसे आदेश नहीं दे सकती है कि किसी सीनियर पुलिस अफसर को लगाया जाए ताकि वो केस को इन्वेस्टिगेट कर सके और डाउरी आर्टिकल को रिकवर कर सके। यह कहते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट के आदेश और डायरेक्शन को निरस्त कर दिया जाता है और सास की अपील को मंजूर कर लिया गया। दोस्तों, ज़्यादातर अग्रिम जमानत या रेगुलर बेल के दौरान इसी तरह के फैक्ट उठाए जाते हैं कि स्त्री धन या डाउरी आर्टिकल अभी भी रिकवर नहीं हुआ है या आरोपी जांच को प्रभावित कर सकता है। लेकिन याद रहे, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में यह साफ कर दिया है कि इन तथ्यों के बेस पर आपकी 498A की अग्रिम जमानत खारिज नहीं की जा सकती। दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से डाउनलोड कर आप अपने केस के फैक्ट के हिसाब से इस जजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।